हाँ, तो हमारे सभी प्रिय छात्र छात्राओं के लिए आज का दिन ऐसा होने वाला है कि हम उन्हें आज DSSB, UPTGT और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले भूगोल के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज पढ़ाने चल रहे हैं, जो आपके लिए आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। तो और उस उपयोगी बिंदु के ऊपर चर्चा करने से पहले हम बता दें आज का वो जो उपयोगी बिंदु है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है जलमंडल। जलमंडल जलमंडल एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो बहुत सारी परीक्षाओं में हमेशा ही पूछा जाने वाला एक मुद्दा रहा, एक प्रश्न रहा है, जिसके विषय में हम आज जान लेते हैं कि जलमंडल है क्या चीज़ और जलमंडल के अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं। जिस प्रकार से हमारे धरातल पर या स्थलमंडल पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिनमें पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियाँ सम्मिलित होती हैं, ठीक उसी प्रकार से जलमंडल के अंतर्गत महासागरों में भी अनेक प्रकार के उच्चावचों का निर्माण होता है। तो जलमंडल के अंतर्गत आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को सबसे पहले बात कर लेते हैं। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ेंगे विस्तार, उच्चावच, और इसके पश्चात पढ़ेंगे लवणता, और इसके बाद हमारा अगला बिंदु रहेगा लवणता के बाद महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं, इन बिंदुओं के पश्चात हम एक और बिंदु पढ़ सकते हैं जो रहेगा महासागर की विशेषताएं, जिसके अंतर्गत हम और अब जानेंगे द्वीप के विषय में। जो महासागरों में छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं उनके विषय में जानेंगे, और उसके बाद हम महासागरों में पाए जाने वाले गर्त के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात मेरे साथियों हम महासागरीय जल संधियों के विषय में भी, महासागरीय जल संधियों के विषय में भी जानेंगे। और इन अलग अलग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बारी बारी से एक एक करके चर्चा करेंगे, और यहाँ से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम और आप जान लेते हैं कि विस्तार क्या चीज़ है। जलमंडल का विस्तार हमारे पृथ्वी पर कितना है, कैसे है, किस प्रकार है, हम उसे सबसे पहले समझ लेते हैं। ये है हमारी पृथ्वी, और हमारे पृथ्वी पर ये रही हमारी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, या जिसे हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, 0 डिग्री। आप सभी ने यह जाना होगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए इस वाले भाग पर
सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है, और जहाँ सूर्यातप अधिक प्राप्त होगा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है वो यहाँ अधिक प्राप्त होती है। तो आप सभी लोगों ने ये जाना होगा कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में या अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरीय लवणता अधिक पाई जाती होगी, इसका अधिक विस्तार होगा। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, गलत विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण तो अधिक होता है सूर्यातप से, लेकिन यहाँ प्रतिदिन दोपहर बाद होने वाली भारी वर्षा से जो वाष्पीकरण होता है उसकी पूर्ति कर दी जाती है। इसलिए निम्न अक्षांशों पर जो महासागरीय लवणता का औसत है वो कम होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, हम ये भी जान लें कि आखिरकार जब यहाँ महासागरीय जल की जो लवणता है वो कम पाई जाती है, तो आखिरकार यहाँ महासागरीय जल की लवणता अधिक पाई कहाँ जाएगी। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 20 डिग्री से 30 डिग्री 20 डिग्री से 30 डिग्री अंश अक्षांशों के बीच में महासागरीय लवणता अधिक पाई जाती है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच या मध्य लवणता अधिक पाई जाती है। क्योंकि ये जो कर्क और मकर रेखाओं का जो जाल है, इन कर्क और मकर रेखाओं पर तापमान तो अधिक होता है लेकिन यहाँ वर्षा अधिक नहीं होती है, इसलिए अधिक वाष्पीकरण के कारण यहाँ लवणता अधिक पाई जाती है, जिसे हम सैलिनिटी कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आइए हम उच्चावच की चर्चा कर लेते हैं। उच्चावच क्या है? उच्चावच जिस प्रकार से हमने बताया कि हमारे स्थल मंडल पर पर्वत, पठार, मैदान का विस्तार है, उसी प्रकार से हमारे महासागरों में भी अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का विस्तार है। तो हम ये भी जान लेते हैं इसके अंतर्गत कि हमारे पृथ्वी पर जो जल का और स्थल का विस्तार है वो है कहाँ पर? यह हमारी रही भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा के उत्तर में, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में जल का विस्तार कैसा है? उत्तरी गोलार्ध को हम स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं या स्थल गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी भाग में या दक्षिणी भूमध्य रेखा के दक्षिण में हम इसे जलीय गोलार्ध बोलते हैं, जलीय गोलार्ध। क्योंकि इसलिए यहाँ 81% जल भाग है और महज 19% स्थल भाग है। और वहीं हम देख लेते हैं कर्क रेखा के उत्तर में 60% स्थल भाग है और 40% जल भाग है। तो इस स्थिति के कारण हम भूमध्य रेखा के या 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के ऊपर हम 60% स्थल भाग पाते हैं, 40% जल भाग पाते हैं, इसलिए उसे हम स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। और भूमध्य रेखा या 0 डिग्री के दक्षिण में 81% जल भाग है और महज 19% स्थल भाग है, इसलिए हम इसे जलीय गोलार्ध के नाम से भी जानते हैं। ये तो रहा आपका भूमंडल पर या पृथ्वी पर स्थल और जल का विस्तार। अब हम उच्चावच के विषय में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे भूमंडल पर पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक उसी प्रकार से हमारे महासागरों में भी जो स्थिति है वो इस प्रकार से पाई जाती है। हमारे महासागरों में
इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। इस तरीके से जलमंडल का विस्तार हमारे महासागरों पर है, जिसे हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि उच्चावच की स्थिति क्या है। यह जो उच्चावच की स्थिति है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो भाग है हमारा, हम इसे कहते हैं महासागरीय मग्न तट, और इसके इस वाले भाग को हम कहते हैं महासागरीय मग्न ढाल, और ये जो भाग उठा हुआ है इसको हम गियोट बोलते हैं, और ये जो भाग है इस भाग को हम गर्त कहते हैं, और ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इससे हम कहते हैं महासागरीय मैदान, महासागरीय मैदान। तो हमारे प्रिय छात्रों, आपको ये पता होना चाहिए कि महासागरीय उच्चावच में महासागरीय मैदान का जो भाग होता है वो सर्वाधिक होता है, अर्थात महासागरीय नितल पर सबसे अधिक पाए जाने वाले महासागरीय उच्चावच में महासागरीय मैदान का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। अब हमने महासागरीय उच्चावच की चर्चा कर ली, महासागरीय विस्तार की चर्चा कर ली, हमने लवणता की चर्चा कर ली। तो इन सब की चर्चाएं हो जाने के पश्चात आइए हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करते हैं जो हमारी परीक्षाओं में जलमंडल से आती हैं, और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम किस प्रकार से समझते हैं आइए देख लेते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ पर जलमंडल, पृथ्वी के पृष्ठ पर जलमंडल और स्थलमंडल, तो इसके अंतर्गत हम दो बिंदुओं को देखते हैं, जलमंडल और दूसरा है स्थलमंडल। हमारे संपूर्ण पृथ्वी पर जो जलमंडल का विस्तार है वो 71.008% है, और जो स्थल भाग का विस्तार है वो 29.02% है। स्थलमंडल के अंतर्गत 7 महाद्वीप सम्मिलित होते हैं, और इन 7 महाद्वीपों के पश्चात एक और महाद्वीप की चर्चा आई है, और उसकी भी खोज की गई, उसे भी प्राप्त किया गया, जिसका नाम है जीलैंडिया। इस जीलैंडिया में 3 भाग पाए जाते हैं और उसे 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं मेलानेशिया, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोनेशिया, और एक को बोलते हैं
पोलिनेशिया। और इस जीलैंडिया महाद्वीप की जो खोज हुई है, अभी ये चर्चा का विषय है, इस पर हम बहुत आगे बात नहीं करेंगे, बस आप थोड़ा बहुत इसके विषय में जानते रहिए। फिर हम अब इसके आगे चर्चा कर लेते हैं। जलमंडल के अंतर्गत हम महासागरों को पढ़ेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? हम महासागर का अध्ययन करेंगे। और जो हमारे पृथ्वी पर महासागर है वो 5 हैं, 5 महासागर हैं। और 5 महासागरों में एक है प्रशांत महासागर, और दूसरा है अटलांटिक महासागर, और तीसरा है हिंद महासागर, और चौथा है आर्कटिक महासागर, पांचवा है अंटार्कटिक महासागर। जैसा कि आप विदित करते हैं कि ये जो आर्कटिक महासागर, इसे उत्तरी सागर, और अंटार्कटिक महासागर है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव सागर के नाम से भी जानते हैं। हमारे भूमंडल के सबसे अधिक क्षेत्र पर प्रशांत महासागर विस्तृत है, फैला हुआ है, जिसे हम 16 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र में भी जानते हैं कि यह हमारे भूमंडल के 16 करोड़ क्षेत्र के ऊपर विस्तृत है, फैला हुआ है। और इसके पश्चात अटलांटिक महासागर जो इस तरीके से अंग्रेजी के एस आकार में फैला हुआ है। और अटलांटिक महासागर के पश्चात हमारा हिंद महासागर जो अंग्रेजी के एम आकार में फैला हुआ है। यह हमारे भूमंडल के 90% यानी कि 90% जलीय भाग को घेरे हुए है। और इन सब का अध्ययन हम क्रमशः बारी बारी से करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे भूमंडल पर जो जल का विस्तार है, जो जल का फैलाव है, यह जल जो है किन किन रूपों में कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, या जल का जो वितरण है वह किस रूप में कहाँ पर पाया जाता है, हम उसे जान लेते हैं। जल मंडल का वितरण। हम जलमंडल का वितरण विभिन्न रूपों में कर सकते हैं, जिसमें पहला जो वितरण है महासागरों में 97.25% जल विद्यमान है जो उपयोग के योग्य नहीं है, अर्थात खारा जल। हम दूसरे बिंदु पर देखते हैं कि दूसरे बिंदु पर क्या चीज़ें आती हैं, तो दूसरे पर आती हैं हिमटोपियाँ या हिमानियाँ। इसके अंतर्गत हमारे भूमंडल पर 2.05% जल का विस्तार है। फिर हम इसके तीसरे बिंदु पर नज़र डालते हैं, तो हिमटोपियों के बाद हमारे पृथ्वी पर हिमटोपियों के अलावा भूमिगत जल जिसे हम अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, भूमिगत जल का जो वितरण है
वह महज हमारे भूमंडल पर 0.68% पाया जाता है। यानी शुद्ध जो पेयजल है जिसे हम प्राप्त करते हैं भूगर्भ के अंदर से, वो महज 0.68% पाया जाता है। हम चौथे नंबर पर चर्चा कर लेते हैं भूमिगत जल के पश्चात वायुमंडल की। वायुमंडल, हमारे वायुमंडल में जल की कितनी मात्रा पाई जाती है, तो वो हमारे वायुमंडल में जो जल की मात्रा पाई जाती है वो 0.01% पाई जाती है। और इसके पश्चात हम देख लेते हैं 5वें नंबर पर वायुमंडल के पश्चात हम देख लेते हैं जो जीवमंडल है। जीवमंडल में हम देख लेते हैं तो जीवमंडल में जो इसका वितरण है जल का, वो है 0.0004% आपको देखने के लिए मिलेगा। हम छठे नंबर पर यदि देख लेते हैं तो हमारी मृदा में भी नमी की मात्रा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हमारी मृदा में भी नमी की मात्रा पाई जाती है। मृदा में नमी, मृदा में क्या पढ़ेंगे? नमी। मृदा में नमी कितनी है? मृदा में नमी जो है हमारे प्यारे छात्रों वो 0.004%। इस प्रकार से हमने देखा कि जो जलमंडल के अंतर्गत जो जल का वितरण है, जो जल का विस्तार है, जो जल महासागरीय उच्चावच है, हमने इन सारे विषयों पर चर्चा कर ली। और यहीं से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं कि महासागरों में जल का औसत कितना है, हिमटोपियाँ और हिमानियों में कितना है, भूमिगत जल में कितना है, वायुमंडल में हमारे जो जल है वो कितना प्रतिशत है, और जीवमंडल में। इस प्रकार से काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु रहा जो आपकी परीक्षाओं में सदैव पूछा जाने वाला है और बहुत सारे छात्र गलत करके आते हैं। तो इसका अध्ययन आप अच्छी प्रकार से करेंगे। और हमने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के विषय में जो बताया कि उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि 60% उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग, 40% जल भाग, और दक्षिणी गोलार्ध में 81% जल भाग और 19% स्थल भाग पाया जाता है। तो बेटा हम अब जलमंडल का अगला जो अध्ययन है, जो अगला अध्याय है, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे, जिसके अंतर्गत हम महासागरीय जलधाराओं को जानेंगे। फिर उसके बाद महासागरीय विशेषताओं में गर्त, महाद्वीप और विभिन्न जलसंधियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल यूट्यूब चैनल वाग्धारा हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप लोग प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो जलमंडल के ऊपर आपको प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।